ठीक है, आज हम आगे अपना डिस्कशन चालू कर रहे हैं, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे मैंने कहा था कि एक डॉक्यूमेंट होता है। इट बिल ऑफ एक्सचेंज में जरूरी कि एक डॉक्यूमेंटरी होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। ये किस बात का डॉक्यूमेंट होता है? ये डॉक्यूमेंट ये दिखाता है कि देयर इज समवन हु इज द डेटर और देयर इज समबडी हु इज अ क्रेडिटर। तो अब आप कहेंगे सर इससे ये कैसे मालूम पड़ता है? तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि से फॉर एग्जांपल अनिला ने जो है गुड्स सेल किए, है ना। अनिला हैज सोल्ड गुड्स टू रीना, तो शी इज द सेलर एंड देन रीना इज द बायर। तो जो सेलर है वो क्रेडिट में गुड्स बेचे, क्रेडिट सेल्स। तो जो सेलर है उसको पैसा लेना है तो क्रेडिटर हो जाएगा, और जो रीना बायर है वो डेटर हो जाएगा। तो सिंपल है, गुड्स बेचने की हम एंट्रीज क्या करते हैं? हम गुड्स बेचने की एंट्री करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट, अगर जनरल एंट्री कर रहा हूं इस केस में नहीं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और जो खरीदता है वो एंट्री करता है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जो अनिला है वो ये कह रही है कि मेरे को डॉक्यूमेंट में प्रूफ लिख के दो कि तुम इतने टाइम में पैसा दे दोगी। तो अनिला ने एक बिल बनाया और उस बिल पे रीना के नाम पे वो लिखेगी कि रीना तुमको इतना इतना मुझे पैसा देना है और जो तुम इतने टाइम में मेरे को दे दोगी, और उस पे अनिला अपना साइन करना बहुत जरूरी है। साइन करेगी, आज की डेट डालेगी और उसमें 2 महीना 3 महीना 15 दिन 20 दिन जितना भी टाइम है वो टाइम लिख देगी। और रीना नो, मैंने आपको बताया था, रीना उस बात को एक्सेप्ट करेगी कि यस मैं उतने टाइम में पेमेंट कर दूंगी। ये जो डॉक्यूमेंट है लिखा गया है, किसने लिखा? अनिला ने लिखा। किसने एक्सेप्ट किया? जिसको पैसा देना है। इस डॉक्यूमेंट को हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो यहां पर एक चीज समझनी जरूरी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो क्रेडिटर है जिसको पैसा लेना है वो ड्रॉवर होता है, वो बिल को ड्रॉ करता है। और जिसको पैसा देना है वो बिल का पेमेंट करता है और उसके ऊपर बिल लिखा जाता है, तो उसको हम ड्रॉई भी कहते हैं, उसको हम डेटर को ड्रॉई भी कहते हैं, और डेटर को पेयर भी कहते हैं। पेयर इन द सेंस कि उसको पे भी करना है और उसने एक्सेप्ट भी करना है, तो वो एक्सेप्टर भी है। तो जिसके ऊपर बिल लिखा गया है वो ड्रॉई भी है, वो पेयर भी है, वो एक्सेप्टर भी है। और ये पेयर पैसा देगा और पैसा क्रेडिटर को अगर मिल रहा है तो वो पेई हो जाएगा, वो पे हो जाएगा। तो ये बिल के केस में ऐसा होता है। यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझसे पूछ ले। एक बिल क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर ये लिखा जा रहा है कि किसने पैसा देना है और किसको पैसा मिलना है। बिल बनाता कौन है? जिसको पैसा लेना है वो लिखता है, और उसको एक्सेप्ट करना जरूरी। एक्सेप्ट करना जरूरी मतलब जिसने पैसे देने उसने एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं तो बिल किसी के ऊपर लिख दूं, मैं मुकेश अंबानी के ऊपर एक बिल लिख दूं कि साहब आप मिस्टर मुकेश धीरू भाई अंबानी यू हैव टू गिव मी 3 करोड़ रुपीस, मैं लिख दूं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अरे मुकेश अंबानी उसको एक्सेप्ट करा, हाँ मुझे देने हैं 3 करोड़, तब बात है ना। अदरवाइज तो बिल तो लिख, तो किसी में लिख दो ऐसे। तो ऐसे बिल लिखने से कोई मतलब नहीं, तो बिल का एक्सेप्टेंस जरूरी। तो कहने का सीधा, और तो ऐसे में हाँ बोलो। ऐसे में फिर फ्रॉड केसेस भी तो हो सकते हैं। जैसे आपने बिल लिखा, ठीक है, आपने उसका नाम लिख दिया, आपने साइन कर दिया, पता चला आपको उससे पैसे लेने ही नहीं है, तो फिर नहीं तो फिर वो प्रूव कर सकता है उसको। इसके अंदर एक चीज लिखी रहती है, मुझे एक चीज प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर वो एक क्वेश्चन करता है कि भाई किस बात के पैसे देने,
तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे किस बात के पैसे दे। मैं या तो बिल दिखाऊं कि मैंने गुड्स बेचे, मैं कोई प्रूफ दूं, और अगर मैं इतना बढ़िया वो हूँ, क्या कहते हैं, फोर्जरी वाला, कि नकली बिल बना दूं, सब कुछ नकली कर दूं, तो फिर वो मैटर कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट के अंदर प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, कैसे क्या हुआ, वो अलग बात है। तो वो ऐसा केस अगर नहीं, तो ये तो चीज थोड़ी देर में पकड़ी जा सकती है कि भाई आपने कब बेचा, क्या बेचा, उसका प्रूफ क्या है ना। तो ठीक है। बाकी आजकल तो जीएसटी वगैरह भी हो गया, बेचा होगा तो जीएसटी भी चुकाया होगा, टैक्स लगा होगा, आपने टैक्स दिया था क्या, मैं आपने मुझे बेचा तो आपने क्या कब टैक्स कलेक्ट किया, मतलब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि लोग फोर्जरी नहीं करते, करते हैं, तो वो फिर मैटर खिंचता है, फिर कोर्ट वोर्ट में जाता है, सामने वाला यूं ही तो पैसे देगा नहीं, वो तो कोर्ट में जाएगा। सर इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, बस ये ऐसे लिख कर देना होता है? इसके कुछ चीजें होती है, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इसकी कुछ खास बात होती है, जब भी आप बिल लिखते हैं तो बिल के अंदर दो तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो डेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर जिसने ड्रॉ किया है, ड्रॉवर का नाम और उसका सिग्नेचर, वो बहुत जरूरी है। फिर इसके अंदर ड्रॉई का नाम होना बहुत जरूरी है। नाम ऐसा होना चाहिए आइडेंटिफाई किया जा सके, नहीं तो उसके फादर का नाम भी लिखो, उसका एड्रेस भी लिखो, वो सब चीजें जरूरी है। फिर इसके ऊपर एक रेवेन्यू स्टैम्प, जैसे मैंने कहा था, स्टैम्प लगाना जरूरी है। अभी तो बाई चांस मेरे पास अगर पड़ा है, इसमें होना चाहिए रेवेन्यू स्टैम्प लगना भी जरूरी है, ठीक है। वो रेवेन्यू स्टैम्प लगाते हैं जिससे कि वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो ये कुछ चीजें जो है ना बिल के अंदर जरूरी होती है, और वो इसकी लैंग्वेज भी होती है, और इसके अंदर एक ये भी लिखा जाता है कि भाई बिल किस बात का बनाया, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड माने आपने सामने वाले को उसके बदले में जो सर्विसेज देनी थी या जो कुछ देना था वो आपने दे दिया है। तो इसलिए इसके अंदर एक और चीज लिखी जाती है कि आपको इतना पैसा देना है, किस बात का देना है, तो आप उसमें लिखते हो फॉर वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड से मतलब ये है कि आपको उसके बदले में आपको जो भी चीजें करनी थी, सर्विसेज देनी थी या जो भी काम था, वो आपने दे दिया, आपको वैल्यू उसकी मिल गई। तो इसलिए बिल में एक और लैंग्वेज होती है कि फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। तो ये कुछ चीजें रहती है, रेवेन्यू स्टैंपिंग होती है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स है कि ये बिल में लिखा होना जरूरी, बाकी तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, इसके अंदर ज्यादा कोई चीज कोई लिखता नहीं। तो एक चीज और समझनी जरूरी है कि अगर मान लीजिए ड्रॉवर ने, मतलब क्रेडिटर ने सिर्फ बिल लिखा है और वो डेटर को भेजा, अभी डेटर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक वो ड्राफ्ट कहलाता है, अभी वो बिल बना ही नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद ही उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। बिना एक्सेप्टेंस के उस बिल की कोई अहमियत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, वो बिल है ही नहीं। तब तक वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, ड्राफ्ट यहाँ पे ड्राफ्ट का मतलब है सिर्फ एक फॉर्मेट है, कागज है कि भाई ये लैंग्वेज बस, और उसका कुछ मतलब। जब ड्रॉर क्रेडिटर डेटर ने जिसको पैसे देने उसने एक्सेप्ट कर लिया, यस मुझे देंगे, देन इट बिकम्स अ बिल। और जब वो बिल बन जाता है एक्सेप्टेंस के, तभी हम एंट्री करते हैं, उसके पहले हम कोई एंट्री भी नहीं करते, क्योंकि वो तो वो लिखता है एक्सेप्टेड, या उसका कुछ सिंबल लगाता होगा ना डेटर भी नहीं तो? नहीं, वो बस अपना साइन करके एक्सेप्टेड करके अपना साइन कर देता है, यस एक्सेप्टेड, और अपना साइन कर देगा और डेट डाल देगा, ओके। दैट इज, ठीक है। तो ये इसके बिल के साथ होते हैं। अब यहाँ पे मैं दो तीन आज सिंपल सी एक चीज एंट्री बना के थोड़ा सा एक मुझे फ्लो में लेना है, इसके पहले मुझे थ्योरी आपको समझानी भी है, वो भी मैं, अच्छा एक चीज और मैं वो नेक्स्ट क्लास में। फिर डेटर ने, ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब जिसने गुड सेल की, ये सेलर है, वो एंट्री कर रहा है डेटर टू सेल्स, और जिसने गुड्स परचेज किया बायर, वो एंट्री कर रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। फिर क्या होगा, अब सेलर ने बिल बनाया और बायर ने बिल एक्सेप्ट किया, तो ये एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल। क्यों? वो जो बिल है
सेलर को उसका पैसा मिलना है तो उस बिल को बिल रिसीवेबल बोलेगा, और बायर ने उसका पैसा देना है तो उसको वो बिल्स पेबल बोलेगा। तो एंट्री क्या होगी, सेलर एंट्री करेगा बिल रिसीव अकाउंट डेबिट टू डेटर, और ये एंट्री करेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पे। तो ये बिल हो गया। बिल की ड्यू डेट होगी, उतने दिन बाद उस बिल का पेमेंट होना है, बिल का पेमेंट होना है। तो जब जिस दिन पर बिल का पेमेंट होना है उस दिन सेलर वो बिल लेकर जाएगा बायर के पास में, डेटर को दिखाएगा, और डेटर से कहेगा आपने बिल एक्सेप्ट किया था 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, जब भी था, और अब आप आज उस बिल का पेमेंट कर दीजिए। तो जब बायर उस बिल का पेमेंट करेगा तो वो एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक, व्हाटएवर इट इज। और सेलर को जब पैसा मिलेगा तो वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, या फिर बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, तो मैं आपको पहले एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं। अगर आप सेलर हैं, पहले तो आप पैसा क्यों मांगोगे किसी को, आपने कुछ बेचा होगा उसको, सामने वाले को, तो पहले आप गुड्स बेचोगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सपोज आपने डेटर को 10,000 के गुड्स बेचे, अब डेटर क्या करेगा, उसका पेमेंट करेगा। या तो अगर डेटर ने पेमेंट कर दिया, मान लीजिए डेटर ने आधा पेमेंट कर दिया और आधे के लिए कहा भाई मुझे आप 1 महीने का 2 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं 1-2 महीने बाद आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा बाकी का आधा पैसा। तो डेटर ने आधा पेमेंट कर दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर 5,000 रुपए। फिर आधा पेमेंट करने के लिए डेटर 2 महीने का टाइम मांग रहा है, तो क्रेडिटर कह रहा है सेलर कि बिल ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल एक्सेप्ट कर लो, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, बिल चाहिए मेरे को। ठीक है, तो सेलर ने बिल ड्रॉ किया तो वो एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में हम बिल BR कह देते हैं, टू डेटर 5,000। अब इस बिल की ड्यू डेट आएगी 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद जब उसको पैसा मिलेगा तो वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 5,000। तो ये एंट्रीज होंगी सेलर की बुक्स के अंदर। यहां पर मैं एक छोटा सा पॉइंट बस बताना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने डेटर का अकाउंट बनाऊं ना, तो आप डेटर के अकाउंट में एक खास बात देखोगे। वो खास बात क्या है, ये डेटर यहाँ डेबिट हुआ 10,000 रुपए से, डेटर यहाँ क्रेडिट हुआ 5,000 रुपए से, क्योंकि आधा पैसा उसने कैश में दे दिया, तो कैश 5,000। लेकिन ये जो आधा पैसा है ये भी कैश दिया नहीं है, इसकी एंट्री आ रही बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर 5,000। तो कहने का मतलब है कि अगर डेटर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पैसे दे दूंगा, तो क्रेडिटर की बुक्स में डेटर का अकाउंट बंद हो जाता है। आज की अभी डेटर की बुक्स में कोई बैलेंस ही नहीं है, डेटर का अकाउंट बंद हो गया। मतलब ये कहना कि मैं पेमेंट कर दूंगा ही अपने आप में मान लिया जाता है कि पेमेंट हो गया एक तरह से। तो आज अभी बिल का तो पेमेंट किया नहीं है ना, बिल का पेमेंट तो बाद में होगा। तो जब बिल का पेमेंट होगा तो उस समय एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल। लेकिन अभी जब डेटर एक्सेप्ट करता है बिल को, हम उसी समय डेटर का अकाउंट हमारी बुक्स में बंद हो जाता है। अब डेटर इज नो मोर अ डेटर, अब डेटर हमारा डेटर थोड़ी है, डेटर अब डेटर नहीं है, उसका अकाउंट बंद हो गया। दैट इज व्हाट इट इज। ऐसा है इस केस करना होता है, ठीक है। तो ये हमारी इसके एंट्री, यहां तक मैंने जो आज को आपको चीजें बताई है, इसके अंदर किसी को कोई चीज पूछनी तो पूछ लीजिए मेरे से। सर हाँ बोलिए। सर जब डेटर का अकाउंट क्लोज करेंगे तो फिर हम बिल रिसीवेबल्स का अकाउंट खोल लेंगे। यस, हमारी बुक्स में एक नया अकाउंट खुल गया बिल रिसीवेबल, और जब उस बिल का पेमेंट होगा तब बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये बिल रिसीवेबल अकाउंट, और जब बिल का पेमेंट होगा तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा। डेटर का अकाउंट बंद होके बिल रिसीवेबल का अकाउंट बंद हो जाता है। अगर अब बहुत अच्छी बात कही, इससे मुझे एक चीज याद आ गई,
मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर एक टर्म दिया था अकाउंट्स रिसीवेबल, एक उसके अंदर टर्म था जिसको कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, नहीं सॉरी नॉट अकाउंट रिसीवेबल, उसके अंदर एक टर्म था जिसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। और उस ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो उसके पार्ट्स होते हैं, एक होता है डेटर और एक होता है बिल रिसीवेबल। और मैंने आपको बताया था ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। और उस समय एक बात कही थी कि जो डेटर में इंक्लूडेड है वो बिल रिसीवेबल में इंक्लूड नहीं होगा, और अगर डेटर में इंक्लूडेड है या बिल रिसीवेबल में इंक्लूडेड है, दोनों में इंक्लूड हो ऐसा पर्सन, मैंने किसी को उधार में माल बेचा, या तो मैं उसको डेटर बोलूंगा या मैं बिल रिसीवेबल बोलूंगा, दोनों थोड़ी हो सकता हूं। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा है ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे ध्यान आया। यहाँ पे ये पॉइंट समझना जरूरी है कि जब उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, ये डेटर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो अब वो डेटर तो नहीं रहा, लेकिन हमारी बुक्स में एक बिल रिसीवेबल करके एक नया अकाउंट खुल गया, और उस नए अकाउंट के अंदर टू डेटर करके 5,000 रुपए आ गए। तो मुझे तो 5,000 रुपए लेने हैं ना, मुझे तो 5,000 रुपए मिले, मुझे तो 10,000 के माल बेचा तो मुझे 5,000 मिले ना, 5,000 तो भी मिलने बाकी। लेकिन अगर सामने वाला ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है तो वो डेटर में नहीं इंक्लूड है, लेकिन बिल रिसीवेबल में इंक्लूड हो जाएगा, और नहीं किया तो डेटर। मतलब कहने का सीधा सा ये है कि अगर मैंने किसी को उधार में माल बेचा और उसने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो या तो वो डेटर कहलाएगा, तो बिल रिसीवेबल नहीं कहलाएगा, तो वो डेटर होगा, बिल रिसीवेबल नहीं होगा। अब वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है तो वो डेटर नहीं होगा, वो बिल रिसीवेबल बन जाएगा, लेकिन मेरा ट्रेड रिसीवेबल तो 5,000 ही रहेगा ना। मेरे को मालूम पड़ेगा 5,000 रुपए लेने, पहले मुझे डेटर से लेने थे, जब उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो डेटर खत्म हो जाएगा, बिल रिसीवेबल आ जाएगा, लेकिन लेने तो 5,000 के 5,000 ही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो अगर कोई डेटर में इंक्लूडेड है तो बिल रिसीवेबल नहीं है, और बिल रिसीवेबल में है तो डेटर में नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं कि मुझे पैसा कितना लेना है, तो इन दोनों का जो टोटल है वो पैसा है जो मुझे लेना है। आई हैव टू टेक दैट अमाउंट, मुझे इन दोनों का जो टोटल है वो पैसा लेना है। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। तो डेटर का अकाउंट बंद हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल सही बात है, एक नया अकाउंट खुल जाएगा जिसको हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट ये दिखा रहा है कि जो पैसा मुझे बिल के अगेंस्ट में लेना है, डेटर से तो लेना ही है, वो डेटर ही है एक्चुअली, अभी तो पैसा दिया नहीं है, लेकिन हम उसको डेटर ना कह के बिल रिसीवेबल बोलेंगे। और ये डेटर ही कन्वर्ट हो जाता है ना बिल डेटर ही बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं अभी ऐड कर देता हूँ, जो कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। अगर ड्यू डेट पे वो बिल का पेमेंट नहीं करता तो फिर से डेटर बन जाएगा, वो बिल रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। जब उसने एक्सेप्ट किया मैं बिल का पेमेंट 2 महीने बाद कर दूंगा, तो 2 महीने तक वो बिल रिसीवेबल रहेगा। 2 महीने बाद वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो 2 महीने बाद वो बिल रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, फिर वो डेटर बन जाएगा। तो ऐसे ये चलता रहता है। और अगर जब पैसा दे देगा तो ना डेटर है ना बिल रिसीवेबल है, दोनों खत्म हो जाएंगे। ऐसे चलता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसके अंदर कोई चीज पूछनी तो पूछ लीजिए मेरे से। तो यहाँ पर यही चीज है, जब आप किसी से गुड्स आप पैसा क्यों ले रहे हैं, आपने उनको कुछ सामान बेचा है तो वो उसको हम डेटर बोलेंगे, फिर उससे जो पैसा मिल जाएगा मतलब जो आधा अमाउंट देना बाकी है उसके लिए बिल रिसीवेबल खुल जाएगा डेटर के बाद। यस, आधा जो लेना बाकी है उसके लिए वो डेटर है, और अगर वो बिल एक्सेप्ट करता है तो वो डेटर हो जाएगा, बिल रिसीवेबल कहलाएगा। दैट इज व्हाट इट, वो बिल रिसीवेबल हो जाएगा। और ऐसा ही उसके साथ भी होता है जिसने बिल एक्सेप्ट किया। अब मान लीजिए मैं उसकी भी एंट्री आपको बता देता हूँ, छोटी सी एंट्रीज है। मैंने गुड्स खरीदे, तो जब मैंने गुड्स खरीदे तो मैंने एंट्री क्या की, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कितने के खरीदे, 10,000 के गुड्स खरीदे। मैंने क्रेडिटर को 5,000 का पेमेंट कर दिया, और 5,000 के लिए कहा भाई मैं 2 महीने बाद दूंगा, और मैं बिल एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मुझे उस बिल का पेमेंट करना है, उसी बिल का पेमेंट करना है। तो मैं एंट्री उसकी क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसको मैं बोलूंगा बिल्स पेबल हो जाएगा।
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पे। अब मैं यहाँ पे अगर क्रेडिटर का अकाउंट बनाऊं तो क्रेडिटर के डेबिट में टू कैश करके 5,000 आ रहा है। यहाँ पे क्रेडिटर क्रेडिट हुआ 10,000 से, तो बाय परचेजेस 10,000। और जब मैं बिल एक्सेप्ट कर रहा हूं तो टू बिल्स पेबल 5,000। तो मैंने अभी पेमेंट पूरा नहीं किया, लेकिन मेरी बुक्स में क्रेडिटर का अकाउंट बंद हो गया, क्रेडिटर का अकाउंट बंद हो गया और बिल्स पेबल करके एक नया अकाउंट खुल गया और उसके क्रेडिट के अंदर 5,000 रुपए मुझे अभी भी बाय क्रेडिटर करके 5,000 रुपए अब देने। तो मुझे 5,000 रुपए क्रेडिटर को तो नहीं देने, लेकिन बिल के देने, लेकिन देने तो है। ऐसा थोड़ी कि बिल एक्सेप्ट करने से मेरा पेमेंट हो गया, ऐसा पेमेंट नहीं हुआ। पैसे तो देने हैं, लेकिन वो क्रेडिटर के नाम पे ना देके मैं बिल्स पेबल के नाम पे दूंगा। तो यहाँ पर भी उसी थ्योरी में अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर मैंने बोला था, एक टर्म होता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल था, उसका मैंने अभी आपको क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल होता है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। और इसी ढंग से एक टर्म होता है लायबिलिटी होता है। ये आपकी एसेट है, ये आपकी एसेट है, पैसा मिलना है आपको, और एक लायबिलिटी हो जाएगी इसकी उल्टी, दैट इज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या होगा, क्रेडिटर होगा प्लस बिल्स पेबल होगा। बिल्स रिसीवेबल लिख दिया मैंने, बिल्स पेबल। मुझे किसी को पैसा देना है तो मेरा क्रेडिटर है, मैंने उसका बिल एक्सेप्ट कर लिया तो क्रेडिटर नहीं रहेगा, वो बिल्स पेबल हो जाएगा, लेकिन देना तो है, तो वो मेरी लायबिलिटी तो मैं तो इंक्लूडेड है, तो पहले क्रेडिटर में इंक्लूड होगा फिर वो बिल्स पेबल में इंक्लूड होगा। ये थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लेकिन मुझे देना है पैसा। इज दैट ओके? तो जो चीज ट्रेड रिसीव्स के साथ थी वही बात ट्रेड पेबल के साथ हो जाएगी। जब मैं बिल एक्सेप्ट करता हूं उस समय मैं एक नया अकाउंट खोलता हूं अपनी बुक्स में, और जिस अकाउंट का नाम है बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट। जब मैं खरीदता हूं गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, फिर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इस हिसाब से चीजें रहती। ठीक है, यहाँ पर कोई पूछना है आपसे कोई चीज, कोई क्वेश्चंस यहाँ तक जो मैंने अभी आपको बताया? नो सर। नो सर। ठीक है, तो मैं आपको आज शीट भेजूंगा और इसके आगे हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे कल से। ठीक है सर, इस पे क्या होगा शीट्स में? तो इसमें मैं आपको थोड़ी थ्योरी दूंगा इसमें की, और फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स हम समझेंगे। इसके अंदर हम ये समझेंगे कि डेट्स कैसे निकालते हैं, ड्यू डेट्स कैसे कैलकुलेशन होती है, वो मुझे समझाना है। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग वैरायटी। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई कि आपने बिल ड्रॉ किया, सामने वाला बहुत ईमानदार आदमी था, बहुत भला आदमी था, उसने पैसा दे दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो पैसा नहीं दे, तब क्या एंट्री होगी, ड्यू डेट आगे पैसा नहीं देगा। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो बिल होता है, बिल अगर मेरे पास कोई बिल है जिसका मुझे पैसा मिलना है, मैं अपने पास बिल रखूं ये जरूरी नहीं है, मुझे किसी और को देना है। मुझे ए से पैसा लेना है और मुझे बी को देना है। तो ए ने बिल एक्सेप्ट किया, मुझे दिया, मैंने वो बिल बी को दे दिया। मैंने बी से कहा तुम ए से डायरेक्टली ले लो, इसको कहते मतलब हैं चेक एंडोर्समेंट। इसको एंडोर्समेंट कहते हैं। यस, हम एंडोर्स कर सकते हैं, हम उसकी एंट्री समझेंगे। लेकिन मैं एक और चीज होती है जिसके अंदर ये होता है कि मुझे बिल मिला, सामने वाले ने 2 महीने बाद पेमेंट करने को कहा, तो मैंने बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट करके दे दिया 2 महीने। लेकिन मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं बैंक के पास गया या किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास गया जो लोन फाइनेंसिंग का काम करते हैं, उनको कहा भाई मेरे पास 2 महीने का बिल है, 2 महीने बाद आपको पैसा मिल जाएगा, आप मुझे अभी दे दो पैसा, मुझे अभी जरूरत है। तो उसको कहते हैं बिल को डिस्काउंट कराना। बिल को डिस्काउंट कराना। आपने अगर अपने 11th में ध्यान दिया हो, आपके अगर स्कूलों में बिजनेस सर्विसेज चैप्टर हो गया हो बिजनेस स्टडीज में, तो बिजनेस सर्विसेज हो गया चैप्टर के भी नहीं हुआ? यस सर। यस हो गया। तो बिजनेस सर्विसेज के चैप्टर में बैंकिंग होगा आपको, और बैंकिंग में बैंकिंग के फंक्शंस आपने पढ़े होंगे। बैंकिंग के फंक्शंस में एक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्काउंटिंग। बैंक लोन जो देता है 2-3 तरह से लोन देता है। बैंक आपको पैसे दे दिया कि आप पैसे यूज कर लो, एक तो वो हुआ।
उसके लिए बैंक कोलेट्रल रखे या नहीं रखे वो अलग बात है, लेकिन एक बैंक आपको डायरेक्टली लोन दे सकता है। उसके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है या कैश क्रेडिट हो सकता है, 2 तरीके से होते हैं बैंक लोन, या बैंक लोन दिया जा सकता है डायरेक्टली। और एक और तरीका है बैंक का लोन देने का, पैसा देने का, जिसको कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। ये वो एग्जांपल जो अभी मैंने आपको दिया बिल डिस्काउंटिंग। मेरे पास बिल पड़ा हुआ है किसी का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो 2 महीने बाद देगा, तो वो तो 2 महीने बाद देगा पैसा, मुझे पैसे की अभी जरूरत है, तो मैं बैंक के पास जाता हूँ और उसको बैंक को बिल दे देता हूँ। बैंक, वो अलग बात है कि बैंक देखेगा कि वो बैंक देखेगा भाई किसने एक्सेप्ट किया, वो पार्टी ठीक है कि नहीं है, वो पैसा देगी कि नहीं देगी 2 महीने बाद। तो बैंक भी अगर मालूम है वो पार्टी 2 महीने बाद जिसके नाम पे बिल है, जिसने एक्सेप्ट किया, वो तो ऐसी पार्टी वो तो देगी नहीं, तो बिल बैंक नहीं देगा। बैंक को भरोसा होना चाहिए उस पे भी और मुझ पे भी। तो बैंक जो है मुझ पे ज्यादा होना चाहिए, उस पे भले ही थोड़ा सा कम हो तो चलेगा, उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। तो मैं बैंक के पास गया, बैंक को कहा ये लीजिए बिल, बैंक कहेगा ठीक है, बैंक देखेगा बिल विल ठीक है, सब चीज बराबर है, पार्टीज को जानता है, और मेरे पे उसको भरोसा है, मुझ पे ज्यादा भरोसा चाहिए, मैं बिल लेके गया, तो बैंक क्या करेगा, मुझे पैसा दे देगा, और 2 महीने के लिए बैंक मेरे से उस पर इंटरेस्ट या जो भी उसको खर्चा है वो काट लेगा। मान लीजिए 10,000 का बिल है, तो बैंक का जो रेट है, मान लीजिए बैंक को लगता है 200 रुपए, 200 रुपए बैंक काट के मुझे 9,800 रुपए दे देगा। जब 2 महीने हो जाएंगे तो बैंक जिसने बिल एक्सेप्ट किया उसके पास लेकर जाएगा बिल, कि ये बिल हमारे पास है, आपने इसको एक्सेप्ट किया था, अब आप इसका पैसा दे दीजिए। सामने वाले से पैसा ले लेगा, तो मेरा काम भी हो गया, जिसने बिल एक्सेप्ट किया उसका काम भी हो गया, और बैंक फाइनेंस करता ही है, बैंक का काम ही है लोन देने का, तो बैंक ने 2 महीने के लिए मुझे 9,800 रुपए फाइनेंस कर दिए, तो बैंक को उसके बदले में 200 रुपए इंटरेस्ट भी मिल गया, तो ऐसा हो गया। लेकिन अगर ड्यू डेट पे सामने वाला पैसा नहीं देता है, तो बैंक मेरे पास आएगा, मुझसे कहेगा कि देखिए आपके बिल ना था, आपने एक्सेप्ट, आपके पास था बिल, आपको मैंने डिस्काउंट किया है, आपको अब उसने नहीं दिया तो आप दीजिए, तो बैंक मुझसे पैसे मांगे अगर बैंक को उससे नहीं मिलता है। तो इसलिए बैंक ये देखेगा कि भाई मेरी गुडविल कैसी है, मैं दे सकता हूँ कि नहीं। अगर बैंक को मुझ पे भरोसा नहीं है तो बैंक डिस्काउंट नहीं करेगा सामने वाले। हाँ, तो आपके पास ये राइट नहीं होता एक बार बिल ड्रॉ करने के बाद कि अगर आप डेटर से आपको पैसा लेना है, मतलब आपका पैसा है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे अर्ली पेमेंट है तो आप अभी दे दीजिए, तो आप ऐसा नहीं कर मैं सकते फोर्स बिल नहीं को? कर सकता, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता, मैं चॉइस दे सकता हूँ। मैं उसको ये कह सकता हूँ कि देखिए आप अगर पैसा पहले दे देते हैं तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट भी दे दूंगा, मैंने तो उसको 2 महीने का टाइम दिया है ना, तो मैं उसको कुछ इंड्यूसमेंट दे सकता हूँ, मैं कुछ उसको एनकरेजमेंट, लालच दे सकता हूँ कि मैं इतना डिस्काउंट दे दूंगा यार, आपको इतना फायदा हो जाएगा, तो वो सब दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बार मैंने बिल उसने एक्सेप्ट किया तो मुझे मानना पड़ेगा। भाई सामने वाले ने भी तो अपना सोच के दिया होगा, भाई उसके पास व्यवस्था होगी, 2 महीने बाद की व्यवस्था होगी, और मैंने एक्सेप्ट किया तो मैं उसको ही नहीं कर सकता। मेरे पास तरीका ये है कि मैं उस बिल को डिस्काउंट करा सकता हूँ, उसको हिंदी में हम लोग हुंडिया कहते हैं। मैं वो बिल किसी और को दे के पैसा अभी ले सकता हूँ, और 2 महीने बाद जो है मैं उसको सामने वाले से मिल जाएगा पैसा, नहीं मिलेगा तो मेरे से तो मुझे देना पड़ेगा उसको, फिर मैं उससे लेता रहूंगा। जिसने बिल एक्सेप्ट किया उससे लेने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन जिससे डिस्काउंट कराया उसको पैसा देने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे उसको अल्टीमेटली देना पड़ेगा, बाद में मैं उससे ले सकता हूँ। उसने तो मेरे भरोसे पे दिया, उसने पैसा तो मेरे भरोसे पे दिया, मैंने 2 महीने उस पैसे को यूज किया, 2 महीने बाद उसको नहीं मिल रहा है तो मुझे दिलाना है उसको पैसा, ऐसा रहता है। ठीक है, ओके। तो ये भी एक होता है, तो हम इन सब के एंट्रीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अदरवाइज ये चैप्टर सिंपल है। और मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं म्यूचुअल जनरल एंट्रीज कराई है, ए ने बी को कुछ बेचा तो ए की एंट्री करो, बी की एंट्री करो, बी ने पैसा दिया तो दोनों, ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराया, और वो जो क्वेश्चंस कराए हैं वो अभी आपको उससे हेल्प मिलेगी। अब आप देखोगे कि अगर वो क्वेश्चंस आपने जो किए हैं उन क्वेश्चंस के कारण आप बिल ऑफ एक्सचेंज को बहुत आसानी से कर ले जाओगे, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, इजी चैप्टर लगेगा आपको, ये जल्दी हो जाएगा, ऐसा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में कितनी शीट्स हैं? बनाऊंगा अभी, देखता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। मैं एक्चुअली क्या है कि 2 दिन बहुत बिजी रहा, मैं नहीं देख पाया, इसलिए अभी बैठता हूँ देखता हूँ, ज्यादा 2-3 शीट्स होंगे,
अब वो शीट्स कितने पेज की है वो मैं नहीं कहता, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है।